हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने फर्स्ट वीक अगस्त के सभी करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच विजेता बैच लॉन्च हो चुका है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे द्वारा और एग्ज़ाम से पहले जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम आ रहा है उससे पहले ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त के लास्ट वीक में ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स के लिए इसमें जो कोर्स फी हमने रखी है काफ़ी कम रखी है, 399 रखी है। कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं इस कोर्स से संबंधित तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे हैं 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुका है और ऐप पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फर्स्ट लेक्चर की डेमो के लिए, उसे आप देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has taken charge as the chairperson of the Union Public Service Commission (UPSC)? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रीति सूडान। आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूडान, इन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 316A के तहत की गई है। आपको बता दें इनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा जब इनकी एज 65 हो जाएगी। आपको जानना चाहिए कि फ़िलहाल यूपीएससी की मेंबर हैं, अब इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है और किससे टेक ओवर कर रही हैं? मनोज सोनी से, जिन्होंने कुछ दिन पहले पर्सनल रीजंस के कारण रिज़ाइन कर दिया था। आपको जानना चाहिए कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमारे संविधान में आर्टिकल 315 to 323 जो कि पार्ट 14 चैप्टर 2 में आता है, वहीं पर यूपीएससी के बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है यूपीएससी। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हर साल कराती है जिसमें कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस के लिए कैंडिडेट्स रिकमेंड किए जाते हैं। वहीं सेंट्रल सर्विसेज जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी के लिए भी रिकमेंड करती है। इस कमीशन की अध्यक्षता चेयरपर्सन द्वारा की जाती है। वहीं मैक्सिमम 10 मेंबर्स इसमें हो सकते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन टू मेडल्स इन द सेम ओलंपिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मनु भाकर। आपको जानना चाहिए मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। ये फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गई हैं इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने सेम ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल्स जीत लिए हैं। तो इन्होंने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इससे पहले हमने देखा था इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था जब ये फर्स्ट इंडियन फीमेल शूटर बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। आपको जानना चाहिए ब्रिटिश इंडियन नॉर्मन पेचार्ड, ये इंडिपेंडेंस से पहले ऐसा कारनामा कर चुके हैं 1900 एडिशन में जब इन्होंने पेरिस में सिल्वर मेडल जीता था 200 मीटर स्प्रिंट में और सिल्वर मेडल 200 मीटर हर्डल्स में जीता था। आपको बता दें जो नॉर्मन है इनका जन्म कलकत्ता में 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु लॉस एंजलिस में 1929 में हुई थी 54 की एज में। विच कंट्री विल होस्ट T20 एशिया कप 2025? T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि भारत जो मेंस का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है 2025 में T20 फॉर्मेट में उसे होस्ट करेगा, ऐसा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है। आप सभी जानते हैं 2026 में भारत T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है। जो 2027 का एडिशन रहेगा इस T20 एशिया कप का, ये ODI फॉर्मेट में खेला जाएगा बांग्लादेश में। ODI फॉर्मेट में इसलिए ताकि जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में जो उसी साल होगा 2027 में, इसकी तैयारी अच्छे से हो पाए। आपको जानना चाहिए कि भारत डिफेंडिंग चैंपियंस है एशिया कप T20 का। लास्ट ईयर उन्होंने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर ये टाइटल जीता था और सबसे सक्सेसफुल टीम भी एशिया कप में भारत ही है। इसने 8 बार ये टाइटल जीता है। एशिया कप भारत में 34 साल बाद कराया जा रहा है। इससे पहले भारत ने 1990-91 में होस्ट किया था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024? विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। आपको जानना चाहिए कि हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक WBW मनाया जाता है।
और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ के द्वारा। साल 2024 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का थीम रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। व्हेन इज द वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 1। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब डे ये हर साल 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने वेब को इन्वेंट किया था 1989 में और 1991 में इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1989 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे और नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। Which of the following is not one of the Indian destinations on Times World's Greatest Places 2024 list? निम्नलिखित में से कौन टाइम की विश्व के महानतम स्थानों 2024 सूची में शामिल भारतीय गंतव्यों में से एक नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी है कुतुब मीनार। आपको जानना चाहिए कि टाइम ने अपनी एनुअल लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024। तो इसमें 100 प्लेसेस की लिस्ट दी गई है जहां पर विजिट करना चाहिए और स्टे करना चाहिए एक बार ज़िंदगी में। तो 3 इंडियन डेस्टिनेशन भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो कि एक चिल्ड्रंस म्यूजियम है मुंबई में। दूसरा है मानम चॉकलेट जो कि फैक्ट्री है हैदराबाद में। तीसरा है नार जो कि एक रेस्टोरेंट है हिमाचल प्रदेश में। तो बताया गया है कि भारत में इन 3 जगहों पर जरूर आपको विजिट करना चाहिए। What is the name of the new jewelry business brand launched by the आदित्य बिरला ग्रुप? आदित्य बिरला समूह द्वारा लॉन्च किए गए नए आभूषण व्यवसाय ब्रांड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंद्रिया। आपको जानना चाहिए कि आदित्य बिरला ग्रुप अब ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में भी अपने कदम रख चुका है और 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है इंद्रिया। और ये जो ब्रांड है इसकी कंपनी रहेगी नोवेल ज्वेल्स। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अगर हम माने तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है भारत में, ये भारत का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है GDP इसमें 7% कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24? वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का विषय क्या है, थीम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24 रिलीज की है। इस रिपोर्ट का थीम है इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इनकी वजह से जो कंज्यूमर हैं उनमें कॉन्फिडेंस आया है डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर और जो डिजिटल उत्पाद होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो यूज़ करने लगे हैं। ICICI Lombard एंड विच बैंक हैव अनाउंस्ड अ बैंक एश्योरेंस टाई अप? ICICI Lombard और किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस समझौते की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटका बैंक लिमिटेड। आपको जानना चाहिए ICICI Lombard और कर्नाटका बैंक लिमिटेड इन्होंने बैंक एश्योरेंस टाई अप किया है जिसका मकसद है कि जो ICICI Lombard इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उनको कर्नाटका बैंक के कस्टमर्स को ऑफर करना। दिस पार्टनरशिप विल लेवरेज Karnataka Bank's 915 branches to reach over 13 million customers, providing a wide range of insurance products including motor, health, crop, fire, personal accident, marine engineering and liability insurance. NEET Institute of Finance, Banking and Insurance यानी कि NEET IFBI launched the ACE Banker program in collaboration with which bank? पूछ रहा है कि NEET Institute of Finance, Banking and Insurance ने किस बैंक के सहयोग से एज बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। आपको जानना चाहिए जो नीट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है ये सब्सिडरी है नीट की। तो इन्होंने एज बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है HDFC बैंक के साथ मिलकर। तो जो नीट का टैलेंट पाइपलाइन एज अ सर्विस इनिशिएटिव है उसी का ये हिस्सा है एज बैंकर प्रोग्राम और इसका मकसद है कि HDFC बैंक के लिए कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना, उन्हें ट्रेन करना। तो ये एक फुल टाइम प्रोग्राम है जिसमें 45 दिन का एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी नीट यूनिवर्सिटी कैंपस में। जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो कैंडिडेट्स को एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा HDFC बैंक और नीट के द्वारा और उनको जॉब ऑफर्ड की जाएगी। नेम द विनर ऑफ द वेनेजुएलन प्रेसिडेंट इलेक्शंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? सही आंसर ऑप्शन ए है निकोलस मदुरो।
आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो ये फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं वेनेजुएला के। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने अनाउंस किया है कि इनकी जीत हुई है और तीसरी बार ये 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। हालांकि ऑपोजिशन इन इलेक्शंस को रिग्ड बता रही है कि फिक्स रहे हैं। वेनेजुएला की बात करते हैं, कैपिटल कैराकस है, करेंसी है वेनेजुएलन बॉलीवर और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका। व्हाट इज द यूविन पोर्टल डिजाइन टू रिकॉर्ड? यूविन पोर्टल निम्नलिखित में से क्या रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन है वैक्सीनेशंस। आपको जानना चाहिए जो यूविन पोर्टल है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वैक्सीनेशंस का जो पूरा ब्योरा है उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा और अगस्त के एंड तक इसको लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो कोविन लॉन्च किया गया था उसी तरह से ये पोर्टल बनाया गया है यूविन। तो इसका मकसद है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो भी उन्हें वैक्सीन लगती है, उनका पूरा डेटा इसमें रहे अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। तो ये इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP उसी का एक हिस्सा है और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है। ये जो UIP है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है ग्लोबली और फ्री वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई जाती है इसके तहत 12 प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए। ये डिजीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, पोलियो, मेजल्स, रूबेला और भी कई सारी जो चाइल्डहुड से संबंधित है, मतलब सीवियर चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, निमोनिया और ये सभी वैक्सीन्स इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। Which of the following has been authorized by the INSpace to establish a ground station in the ultra high frequency bands? Ultra high frequency band में ground station स्थापित करने के लिए INSpace द्वारा निम्नलिखित में से किसे इस अधिकृत किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी अजिस्टा BST एरोस्पेस। आपको जानना चाहिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि INSpace, इसे इन्होंने अजिस्टा BST एरोस्पेस को ऑथराइज किया है कि आप एक ग्राउंड स्टेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स में। अजिस्टा BST एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है अजिस्टा इंडस्ट्रीज हैदराबाद और बर्लिन स्पेस टेक्नोलॉजीज के बीच में। विद दिस ऑथराइजेशन अजिस्टा BST एरोस्पेस विल सपोर्ट सैटेलाइट्स and provide ground station as a service for telemetry, tracking and command operations and data reception from remote sensing satellites to Indian and international customers. Which country stood first among WTO members in the initiation and imposition of anti-dumping duties in the last year? पिछले वर्ष एंटी डंपिंग ड्यूटी शुल्क लगाने में WTO सदस्यों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स में यदि हम बात करते हैं जिन देशों ने पिछले साल सबसे ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की कार्रवाई शुरू की और एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई हैं, उस मामले में US पहले नंबर पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। तो भारत ने जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं उनको इंक्रीज़ किया है 2023 में और जो एवरेज टैरिफ है वो 17% रहा है, जबकि 2022 में 18.1% रहा था। 2023 में भारत ने 45 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कितनी इम्प्लीमेंट की? 14 केसेस में। वहीं US ने 64 केसेस एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन के शुरू किए और 14 केसेस में जो है ड्यूटीज़ ये लगाई है। ऐसा कहा गया है 2024 एडिशन ऑफ वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स जो कि WTO इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती है ना, जैसे कोई कंट्री है वो क्या करती है दूसरे देश में अपने उत्पाद को कम मूल्य पर बेचती है। तो इससे क्या होता है, जिस कंट्री में कम मूल्य उत्पाद में बेच रही है अब वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उनके लिए तो घाटा रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे चाइना है, चाइना भारत में स्टील एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना अपने यहाँ तो $500 पर टन पर बेच रहा है, पर भारत में $300 पर टन पर भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो भारत ने देखा कि अपने कंट्रीज में जो वैल्यू पर ये बेच रहा है उससे कम पर हमारे देश में बेच रहा है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ का लोकल इंडस्ट्री है उसको घाटा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो 500 का बेच रहा है, हमारे यहाँ 300 का बेच रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो लोकल हैं वो 400 का बेच रहे हैं या 500 का बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकल वालों से भी कम में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, कम मूल्य में, तो लोकल वालों को घाटा हो रहेगा। तो सरकार क्या करती है, अब चाइना यहाँ पर $300 पर टन के हिसाब से बेच रहा है, जबकि अपने देश में 500 टन के हिसाब से बेच रहा है, तो भारत क्या करेगा, $200 पर टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगा देगा ताकि लोकल इंडस्ट्री को घाटा ना हो। ठीक है, फिर भारत में वो $500 पर टन के हिसाब से ही बिकेगा, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लग जाएगी। इसको डंपिंग बोलते हैं, जब कोई देश उचित मूल्य से कम मूल्य पर
अपना सामान विदेश में एक्सपोर्ट करता है। वेयर वॉज द आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड? आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल कहाँ शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन ए IIT दिल्ली। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में। दिस इनिशिएटिव इन्वाइट्स आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए आइडियाज़ मांगे गए हैं IITians से कि आप कोई प्रोडक्ट हो, आपके पास कोई सर्विस हो तो आप ज़रूर बताएं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यूनिसेफ युवा के साथ मिलकर ये आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल डेवलप किया है। यहाँ पर अपने इनोवेटिव आइडियाज़ सबमिट किए जा सकते हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित हों। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विद गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलप एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म? किस ऑर्गेनाइजेशन ने कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए है BIS। आपको जानना चाहिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी GPPUAT पंतनगर उत्तराखंड के साथ, जिसके तहत स्टैंडर्डाइज एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म भारत में डेवलप किया जाएगा। दिस फार्म विल सर्व एज एन एक्सपेरिमेंटल साइट फॉर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन अकॉर्डेंस विद इंडियन स्टैंडर्ड्स। GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की बात करें इसे पंतनगर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये भारत की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 में इसे इनोग्रेट किया गया था, तब इसका नाम उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। व्हाट इज द नेम ऑफ सेबीज चैटबॉट डिजाइन फॉर इन्वेस्टर्स? निवेशकों के लिए डिजाइन किए गए सेबी के चैटबॉट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है सेवा। आपको जानना चाहिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने एक वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेवा यानी कि सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स के लिए। तो जो भी इन्वेस्टर्स की क्वेरी है, चाहे वो सिक्योरिटीज़ मार्केट से संबंधित हो, लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर्स जारी किए गए हों सेबी के द्वारा उनसे संबंधित हो, कोई ग्रीवेंस हो उनका उसके डिटेल्स से संबंधित हो, वो सभी इस चैटबॉट पर वो अपने पा सकते हैं। और जो भी फीडबैक रिसीव होगा यूजर्स के द्वारा उस हिसाब से इस चैटबॉट को और इम्प्रूव किया जाएगा। तो अभी बीटा वर्जन इस चैटबॉट का सेबी का जो इन्वेस्टर वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, साथ ही सारथी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। चैटबॉट आप सभी जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि ह्यूमन कन्वर्सेशन कर सकता है, टेक्स्ट या वॉइस इंटरेक्शन आप इसके साथ कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो बता सकता है। अच्छा, कई बार आप हैं बीटा वर्जन, पर कभी आपने जानने की कोशिश की बीटा वर्जन का क्या मतलब होता है? तो कुछ एस्पिरेंट्स को पता होगा बीटा का क्या मतलब होता है, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है आपको बता दें, जब भी मार्केट में कोई एप्लीकेशन या पोर्टल लॉन्च होता है तो वो अगर कंप्लीट नहीं है, उसमें अभी और सुधार होने की संबंधित है, तो उसे बोलते हैं बीटा वर्जन। ठीक है, यानी कि अभी इनिशियल स्टेज पर है वो। बीटा वर्जन मतलब इनिशियल स्टेज पर उस ऐप को या फिर उस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है। Who has been appointed as the festival director for the International Film Festival of India IFFI? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा शेखर कपूर। आपको जानना चाहिए जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर, इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का फेस्टिवल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इन्हीं के नेतृत्व में 55th एंड 56th एडिशंस ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसे जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा। जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। वेयर डिड डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अनवील द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है टोक्यो। आपको जानना चाहिए यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ये हाल ही में वियंतने लाओस या फिर ऑफिशियली अगर आप इसका नाम लिखें तो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहाँ पर पहुँचे। इन्होंने 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया जो कि आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस की थीम के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें एस जयशंकर ने
फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या, इसका भी अनावरण किया है वियंतियाना में। और लाओस में आपको बता दें, रामायण को रामाकीन के नाम से जाना जाता है या फिर स्टोरी ऑफ फेहरा लेक फेहरा राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिस्टर जयशंकर पहुँचे जापान। यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी के बस्ट, जो बस्ट मतलब जो हाफ स्टैचू होता है वेस्ट तक का, उसको अनवेल किया फ्रीडम प्लाजा एरुगावा टोक्यो जापान में। आपको बता दें जापान में इन्होंने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। विच शिप वॉज एडजस्ट द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट एट द फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किस शिप को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ शिप घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है INS दिल्ली। आपको जानना चाहिए INS दिल्ली को बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट नामित किया गया है फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुए। INS कावराती को बेस्ट शिप इन कॉर्वेटेस OPVs LSTs नामित किया गया है। वहीं INS शिवालिक, INS सुमेधा, INS सुमित्रा, इन्हें मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स ऑफ द सनराइज फ्लीट नामित किया गया है। विच कंट्रीज रिसेंटली साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट? हाल ही में किन देशों ने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिसके तहत जो भी हमारे यहाँ से एंटिक्विटीज़ हैं जिन्हें इलीगली ट्रैफिक किया जाता है इंडिया से USA में, उसको कर्ब किया जाएगा, उसको लगाम लगाई जाएगी। आपको जानना चाहिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी के तहत आता है और दोनों ही कंट्रीज़ USA और इंडिया इसके मेंबर हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी साइन किया है। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, ऊपर वाला इंडिया और यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है। What additional percentage of equity stake in India Cements Limited is UltraTech purchasing? UltraTech India Cements Limited में कितनी अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी खरीद रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 32.72%। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके आने वाले बैंक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ UltraTech, इन्होंने 32.72% इक्विटी स्टेक इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में परचेज करने की मंजूरी दे दी है और अल्ट्राटेक इसके लिए 3954 करोड़ रुपए पे करेगा 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 32.72% स्टेक हासिल करेगा इंडिया सीमेंट्स में। किससे? जो प्रमोटर्स हैं और एसोसिएट्स हैं इंडिया सीमेंट्स के, उनसे। आपको जानना चाहिए कि जून 2024 में भी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 22.77% इक्विटी स्टेक हासिल किए थे 268 रुपये पर शेयर के हिसाब से। आदित्य बिरला ग्रुप ये पेरेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट की। और अगर हम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक चेन्नई बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसको हेड कौन करते हैं? फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया प्रेसिडेंट N श्रीनिवासन। MS धोनी भी इसके होल टाइम डायरेक्टर्स में है। Which organization received the Global Water Tech Award 2024 in the organization category? निम्न इसमें से किसे ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC। आपको जानना चाहिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC इसे ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में इसके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEEF इसने ये सम्मान DMRC को दिया है, रिकॉग्नाइजिंग DMRC's एफर्ट्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस दिल्ली। हु वॉज कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू डायबिटोलॉजी? मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है क्योंकि डायबिटोलॉजी के फील्ड में जो इनका कार्य रहा है डायबिटीज़ केयर और डायबिटीज़ रिसर्च में, उसी को देखते हुए इन्हें सम्मान दिया गया है।
तो ये सेरेमनी चेन्नई में हुई, जहाँ पर इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज, प्रोफेशनल्स एंड मेडिकोस एकत्र हुए थे। What is the projected growth rate for the Indian economy in the current fiscal year according to NCAER? NCAER के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 7.5%। आपको जानना चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी है ये 7% से ऊपर ग्रो कर सकती है और 7.5% के आसपास पहुंच सकती है करंट फिस्कल में। ऐसा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने प्रेडिक्ट किया है। जुलाई 2024 का जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है NCAER द्वारा जारी किया गया, इसमें कहा गया कि जो रियल GDP है ये फिस्कल 2023-24 में 8.2% से बढ़ी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन भारत के लिए रिवाइज की है, हाल ही में 7% कर दी है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी फिस्कल 2024-25 के लिए 7% बताई हुई है ग्रोथ प्रोजेक्शन। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार इंडिया की जो रियल GDP है 8.2% से ग्रो की है 23-24 में, और 6.57% तक ये ग्रो कर सकती है 2024-25 में। वहीं जो नॉमिनल GDP है ये 10.5% से ग्रो करेगी 2024-25 में, और फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ GDP रहेगी। What is the main change in the IRDAI guidelines for long term मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़? लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के लिए IRDAI दिशा निर्देशों में क्या मुख्य बदलाव किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ कमीशन कैप्स। आपको जानना चाहिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि IRDAI, इसकी जो गाइडलाइंस हैं जिसके तहत लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो कमीशन दिया जाता है एजेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, उस पर एक कैपिंग लगी हुई थी कि आप इतना कमीशन दे सकते हैं, तो उस कैपिंग को हटा दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप डिसाइड कर सकती हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी अब उनको मिल जाएगी कमीशन डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब इंश्योरर कैन नाउ ऑफर कमीशंस विद इन द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। अब पहले क्या होता था, इंश्योरर्स लगभग 17.5% तक जो प्रीमियम है, प्रीमियम का जो 17.5% तक जो है पे करते थे अपने एजेंट्स को फर्स्ट ईयर कमीशन के तौर पर, और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में 10% और सेकंड और थर्ड ईयर में 10% और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 5%। जैसे कोई इंश्योरर है, उनके एजेंट्स हैं, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मोटर बीमा पॉलिसी या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कोई बेची, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना जाता है, मान लीजिए 1 साल का प्रीमियम उसका जाता है 1000 रुपये, ठीक है, और या फिर 5 साल की पॉलिसी है वो, और 5 साल का जाता है उसके 10,000 रुपये जाता है, आप ये मानकर चलिए। अब पहले साल में जो कंपनी है वो अपने एजेंट को, ठीक है, 10,000 का 17.5% देती है, फिर दूसरे और तीसरे साल 10% देती है टोटल प्रीमियम का, और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 5% देती है। तो इस कैप को हटा दिया है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने आप मैनेज कर सकती है कि इतना देना चाहिए। For 3-year comprehensive motor insurance policies for 4-wheelers, the commission cap was set at 15% for the first year, 10% for the second year and 5% for the third year. I hope आप समझ गए क्वेश्चन को। With the new guidelines, insurers have the flexibility to structure commissions based on their expense of management. Which global travel tech firm has partnered with Paytm to expand its distribution network? किस वैश्विक ट्रैवल टेक फर्म ने अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन है फ्लिक्स बस। देखिए, ग्लोबल ट्रैवल टेक फर्म फ्लिक्स बस, इसने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए। तो अब पेटीएम ऐप पर फ्लिक्स बस टिकट्स अवेलेबल रहेंगे। फ्लिक्स बस की अगर हम बात करें, एक जर्मन ब्रांड है और लो कॉस्ट इंटरसिटी बस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया में। हाउ मैनी मिलिट्री हार्डवेयर आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडियाज न्यू प्रोक्योरमेंट लिस्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग? घरेलू विनिर्माण के लिए भारत की नई खरीद सूची में कितने सैन्य हार्डवेयर आइटम शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 346। देखिए, भारत ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें 346 मिलिट्री हार्डवेयर, जिनमें कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिस्टम्स एंड वेपन्स भी हैं, वो स्टेट रन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो भारतीय कंपनीज हैं उनके द्वारा ही बनाए जाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको उन्हीं कंपनी द्वारा प्रोक्योर करेगी।
ठीक है। तो ये आइटम बाहर से हम प्रोक्योर नहीं करेंगे, कुछ नए आइटम है 346 मिलिट्री हार्डवेयर जो भारत में ही बनेंगे। लगभग 12,300 आइटम्स हम ऑलरेडी पिछले 3 साल में भारत में ही बना चुके हैं और प्रोक्योर कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक गोल भी सेट किया हुआ है कि हम 25 बिलियन $, का टर्नओवर प्राप्त करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगले 5 सालों में। Which Indian athlete won a bronze medal at the World Junior Squash Championships 2024? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है सौर्या बावा। देखिए इंडिया के सौर्या बावा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में हुई है, और इस तरह से सेकंड मेडल अचीवर बन गए हैं जो किसी इंडियन मेल ने स्क्वैश में जीता है, वो भी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। इनसे पहले कुश कुमार ये कारनामा कर चुके हैं 2014 में। Which agri-tech firm launched the world's first real-time agri-intelligence solution SAGE? किस एग्रीटेक फर्म ने दुनिया का पहला रियल टाइम एग्री इंटेलिजेंस समाधान SAGE लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है क्रॉपिन। देखिए एग्रीटेक फर्म है क्रॉपिन टेक्नोलॉजी, इसने SAGE को लॉन्च किया है। SAGE वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम एग्री इंटेलिजेंस सोल्यूशन है पावर्ड बाय गूगल जेमिनी। आपको जाना चाहिए जो ये क्रॉपिन का SAGE है, ये वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है इसको ग्रिड बेस्ड मैप में कन्वर्ट करता है, जैसे 3x3 मीटर्स, 10x10 मीटर्स, 5x5 किलोमीटर्स। Who has been elected as the 67th president of the Institute of Cost Accountants of India ICMAI for the year 2024-25? वर्ष 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है विभूति भूषण नायक। आपको जानना चाहिए विभूति भूषण नायक को 67वें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 2024-25 के लिए। ICMAI एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है भारत में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में आता है। विच कंपनी हैज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद टू डेवलप द CAC-PT? CAC-PT को विकसित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है ओपन AI। आपको जाना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने ओपन AI के साथ कोलैबोरेट करके जो है ये डिसाइड किया है कि हम CAC-PT को डेवलप करेंगे। जैसे ChatGPT है ना, इसी तरह से CAC-PT या माफ़ कीजिएगा CAGPT इसको बोलेंगे, है ना, CAGPT चार्टर्ड अकाउंटेंट्स GPT। तो ये जो टूल है इसमें जो ये CAGPT है इसमें डेटा जो है डाला जाएगा ICAI द्वारा पिछले 75 सालों का। उससे क्या होगा, जो भी अगर कोई जो भी CA इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ आंसर चाहिए, ठीक है, CA से संबंधित या फिर किसी डेटा से संबंधित, तो CAGPT उसका आंसर कर पाएगा। पहले डेटा डाला जाता है इस तरह के जो चैटबॉट्स होते हैं, उसके बाद फिर ये आंसर कर पाते हैं। How many new sites were added on the World Heritage List during the 46th session of the World Heritage Committee in New Delhi? नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में कितने नए स्थल जोड़े गए? सही आंसर ऑप्शन बी है 24। आपको जानना चाहिए हाल ही में 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ये कंक्लूड हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, और इस पूरे कन्वेंशन का या इस पूरे सेशन की मेजर हाईलाइट ये रही कि 24 न्यू साइट्स इंक्लूड की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इनमें इंडिया के जो मोइडम्स हैं आसाम के, जो कि एंशियंट बरियल माउंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के आसाम में, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या 43 हो गई है। भारत ने $1 मिलियन भी देने की बात कही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में टू इनहेंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एंड सपोर्ट कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने न्योकोलो कोवा नेशनल पार्क जो कि सेनेगल में है, इसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से रिमूव कर दिया है। अगर हम न्यू हेरिटेज साइट्स की बात करें, ठीक है, किस कंट्री में है, किस कैटेगरी में है, तो मोहिडम्स इंडिया कल्चर कैटेगरी में रखा गया है। और इस तरह से साइट्स आप देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण वो रहेगा जो हमारे एशिया में आती है या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आती है, जैसे पैडन जेरान डेजर्ट, ये चाइना में है, नेचुरल साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। 13 नंबर पर आप देखेंगे शैडो आइलैंड कोल्ड माइंस जापान कल्चर में ऐड किया गया है। फू प्रभात
शीमा स्टोन ट्रेडिशन ऑफ द धारावती पीरियड थाईलैंड, इसको कल्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है। और भी अगर आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं जो एशिया में है या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे 16 नंबर पर देखिए कल्चरल लैंडस्केप ऑफ किनोजेरो लेक रशिया, ये कल्चर है। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ नियर नेशनल पार्क केव्स कॉम्प्लेक्स मलेशिया, कल्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस तरह से आप कहेंगे टोटल 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूरे वर्ल्ड में हैं, जिसमें 952 कल्चर हैं, 231 नेचुरल हैं और 40 मिक्स्ड कल्चर एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं। 168 कंट्रीज़ में ये साइट्स लोकेटेड हैं और 60 साइट्स इटली में हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या इटली में 60 है और इसी के साथ इटली जो है टॉप पर है। फिर चाइना आता है 59, फिर जर्मनी आता है 54। विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल लैंडस्लाइड्स इन जुलाई 2024? जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में कई भूस्खलन हुए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, वायनाड। आपको जानना चाहिए कि 30 जुलाई 2024 की बात है जब मल्टीपल लैंडस्लाइड्स मुंदकई, चोरलमला, मेपादी विलेजेस, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल में आते हैं। यहाँ पर कई सारी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। और मेन रीज़न रहा है जो टॉरेंशियल रेन्स हुई हैं उसके कारण जो हिल साइड्स है वो कोलैप्स हो गई, जिसके कारण मड, वाटर, बोल्डर्स ये सभी नीचे गांव की तरफ आ गए। लगभग 318 डेथ्स अब तक रिपोर्ट कर ली गई हैं, 200 इंजरीज और लगभग 220 से ज़्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं। आपको बता दें ये वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर है केरल के इतिहास में। अच्छा, एक बात आपको जानना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण नहीं है पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आपको थोड़ा अपनी नॉलेज ही बढ़ानी चाहिए। देखिए 2022 में एक स्टडी की गई थी, उसमें बताया गया था कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट का जो 62% ग्रीन कवर है वो 1950 से लेकर 2018 तक जो है डिसअपियर हो गया है, हट गया है, क्योंकि वहाँ पर टी प्लांटेशन के कारण जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी कम हो गया है। जो टी प्लांटेशन है उसमें 1800% तक की वृद्धि देखी गई है और फॉरेस्ट तो बिल्कुल नष्ट ही हो गया है। तो उससे जो मडी हिल्स होती है ना वो स्टेबल नहीं रह पाती, एक जगह मतलब इकट्ठा नहीं रह पाती उससे। अब जो केरल का हिली रीजन है वहाँ पर जो स्लोप है वो 20 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप है। तो ये 2 फैक्टर बताए जा रहे हैं जिसके कारण ये फ्लैश फ्लड्स आई है हैवी रेन्स के कारण। In which event did स्वप्निल कोसाले win bronze medal at the Paris Olympics? स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। आपको जानना चाहिए इंडियन शूटर स्वप्निल कोसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में। और कहाँ पर? पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग कंपटीशन में। आपको बता दें ये इंडिया का फर्स्ट एवर ओलंपिक शूटिंग मेडल है 50 मीटर 3 पोजीशन में और 3rd मेडल है ओवरऑल राइफल शूटिंग में, क्योंकि इनसे पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं मेंस 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग 2008 में। गगन नारंग ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं लंदन 2012 ओलंपिक्स में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। कोसाले से पहले हमने देखा था कि पेरिस ओलंपिक में मनु बागर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में। और सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच इंडियन टेनिस प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद अपनी संन्यास की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना। आपको जानना चाहिए रोहन बोपन्ना जो कि बेंगलुरु कर्नाटक से आते हैं, इन्होंने कहा है कि अब ये पेरिस 2024 ओलंपिक्स के बाद रिटायर हो रहे हैं इंडियन टेनिस से। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक में इनके साथी रहे श्रीराम बालाजी और ये मेंस डबल्स फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए हैं, इन्हें हराया है फ्रेंच की जोड़ी ने। आपको बता दें 2024 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। 2024 की स्टार्टिंग में इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की जब इन्होंने डबल्स टाइटल जीता 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इनके साथी रहे मैथ्यू एबडन और ये ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम नंबर 1 बने हैं 43 की एज में। आपको बता दें ऑस्ट्रेलियन ओपन इनके कैरियर का सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल था। इससे पहले 2017 में फ्रेंच ओपन भी जीते थे डबल्स इवेंट में। What is the name of the first multinational air exercise hosted by India? भारत द्वारा आयोजित प्रथम बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है तरंग शक्ति। आपको जानना चाहिए भारत अपनी फर्स्ट
मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम तरंग शक्ति 2024 है, इसे 2 फेजेस में होस्ट करेगा। 6 अगस्त से शुरुआत होगी सूरत तमिलनाडु में। लगभग 30 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और 10 कंट्रीज अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लेकर आएंगी। आपको बता दें फर्स्ट फेज़ इसका 6 से 14 अगस्त के बीच में सूरत तमिलनाडु में होगा। सेकंड फेज़ 29 अगस्त से 14 सितंबर के बीच जोधपुर राजस्थान में होगा। 10 कंट्रीज़ यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट लाने वाली हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड सिंगापुर हैं और 18 अदर कंट्रीज़ ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। हु लॉन्च द नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल? राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, धर्मेंद्र प्रधान। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही 100 करोड़ रुपए भी डिस्पर्स किए हैं स्टिपेंड्स के रूप में, जो भी अप्रेंटिसेस हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में, DBT मोड में। आपको बता दें जो अप्रेंटिसेस हैं ये ट्रेनिंग इनको दी जा रही है अलग अलग सेक्टर के लिए, जैसे IT, ITS, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। NATS 2.0 portal is expected to be utilized by a large number of beneficiaries to register and apply for apprenticeship. Recently, in which tiger reserve a wind turbine has been installed for electricity generation? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पेरियार टाइगर रिजर्व। आपको जानना चाहिए कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि थेक्करी केरल में आता है, यहाँ पर एक विंड टरबाइन इंस्टॉल की गई है पावर जनरेशन के लिए और इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमरास के लिए भी यूज़ किया जाएगा, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए भी यूज़ किया जाएगा। आपको बता दें पेरियार टाइगर रिजर्व कार्डमम हिल्स और पेंडलम हिल्स में जो है लोकेटेड है, तमिलनाडु के साथ बॉर्डर में, केरल में। काफ़ी सुंदर टाइगर रिजर्व है, बोटिंग की सुविधा भी यहाँ पर रहती है। मुझे भी मौका मिला था जाने का, तो बहुत सुंदर है। आपको कभी मौका मिले केरल जाने का तो पेरियार टाइगर रिजर्व जरूर विजिट कीजिएगा। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी? हाल ही में ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन भी है, इंडियन आर्मी। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी का जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि ई-सेहत मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। आपको बता दें इसके द्वारा जो ये ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी, इसके द्वारा ECHS बेनिफिशरीज ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो भी अपने घर पर बैठे ही। उन्हें ECHS क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं है। द मॉड्यूल एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड वीडियो बेस्ड क्लिनिकल कंसल्टेशन। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको 12 ECHS पॉलीक्लिनिक्स में लॉन्च कर दिया गया है, जैसे बारामूला, इम्फाल, चुराचंदपुर, दीमापुर और आइजॉल। विच राइड हेलिंग स्टार्टअप हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन यूनिकॉर्न इन 2024? कौन सा राइड हेलिंग स्टार्टअप 2024 में तीसरा भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, रैपिडो। आपको जानना चाहिए हैदराबाद बेस्ड राइड हेलिंग स्टार्टअप रैपिडो, इसने हाल ही में $120 मिलियन की फंडिंग रेस की है और खासकर की वेस्ट ब्रिज कैपिटल से। और इस तरह से ये लेटेस्ट कंपनी बन गई है जिसने यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन किया है भारत में। यूनिकॉर्न क्लब मतलब जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार चली जाए। आपको बता दें रैपिडो थर्ड स्टार्टअप है जो इस साल यूनिकॉर्न बना है। इससे पहले हमने देखा था कि भविष्य अग्रवाल का जो AI वेंचर है कृत्रिम, और एक B2B SAS फिनटेक फर्म है परफ्यूज, ये दोनों ही यूनिकॉर्न बने हैं इस साल। जो रैपिडो है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी अरविंद संका, पवन गुंटापल्ली और ऋषिकेश SR के द्वारा। हु रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स? हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ये 22nd डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं असम राइफल्स के। असम राइफल्स को सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर विकास लखेड़ा लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर को इस पद पर सक्सीड कर रहे हैं। असम राइफल के बारे में आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम में पूछे जाता है। हमारे देश में 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं CAPFs, उनमें से एक असम राइफल भी है। इसकी प्राइमरी ड्यूटी रहती है इंडो म्यांमार बॉर्डर को सिक्योर रखना। ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत में। 1835 में काशर लेवी के नाम से इसको रेस किया गया था।
असम राइफल ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इकलौता ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका जो कंट्रोल है वो दो तरह से होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है, वहीं ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। Who recently became the first woman to assume the office of Director General Medical Services Army? हाल ही में महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। आपको जानना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी बनी है और इस तरह से फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने इस पोजीशन को प्राप्त किया है। इससे पहले ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने डीजी हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस को प्राप्त किया था। जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में होते हैं, और जो भी चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, ठीक है, उनको उनके एडवाइज़र होते हैं ये मेडिकल संबंधित एडवाइज़र्स। By what year is India's digital economy expected to make up a fifth of GDP according to the RBI? RBI के अनुसार किस वर्ष तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 20% तक का योगदान कर देगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2026। 1/5 बोला है ना, इसका मतलब 20%। देखिए इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ये जीडीपी का 20% हो जाएगी, मतलब जो इसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी का हमारी इकोनॉमी में जीडीपी में वो 1/5 हो जाएगा 2026 तक। अभी कितना है? 1/10 है, 10% है। ऐसा कहा गया है आरबीआई की रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर द ईयर 2023-24 में। यानी कि अगर अभी मान लीजिए 100 रुपये की जीडीपी है तो 10% डिजिटल इकोनॉमी द्वारा उसमें आता है, और 2026 तक 20% कंट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी द्वारा उसमें आएगा। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में 55% पहुंच गया है 2023 में। जो इंटरनेट यूज़र बेस है वो भी 199 मिलियन के पार कर चुका है पिछले 3 सालों में। इंडिया की जो कॉस्ट पर गीगाबाइट ऑफ डेटा है ये लोवेस्ट है ग्लोबली, 13.32 रुपीज़ पर गीगाबाइट, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। The country also has one of the highest mobile data consumption rates in the world, with an average per user month consumption of 24.1 GB in 2023. India was recently elected as the vice chair of which council within the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)? भारत को हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत किस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सप्लाई चेन काउंसिल। आपको जानना चाहिए हाल ही में भारत को सप्लाई चेन काउंसिल में वाइस चेयर या उपाध्यक्ष इलेक्ट किया गया है। आपको बता दें 14 मेंबर वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक में 3 बॉडीज़ हैं, उनमें से एक सप्लाई चेन काउंसिल भी है। यूएसए इसका अध्यक्ष है इस काउंसिल का। आपको बता दें भारत और 13 अदर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टनर हैं, इन्होंने 3 सप्लाई चेन बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ है। एक तो है सप्लाई चेन काउंसिल, दूसरा है क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, तीसरा है लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। IPEF को मई 2022 में टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था। 14 कंट्रीज़ हैं इसमें, और इन कंट्रीज़ का मकसद है इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाना और जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके हेल्प करना ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रीजन में बढ़ सके और प्रोस्पेरिटी आ सके। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर फाइनेंसिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एंड EV चार्जिंग स्टेशंस? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस और EV चार्जिंग स्टेशनों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगा। आपको बता दें PM सूर्य घर योजना के तहत जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करना चाहते हैं 3 किलोवाट तक के, वो 2 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं केवल 5% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट के साथ, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.10% पर एनम का रहेगा। कोलेटरल फ्री लोन है और टेन्योर कितना है इस लोन का? 10 साल। ये जो 5% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 1 लाख रुपए तक का आपने लोन लिया है सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, और 1 लाख का आपको केवल 5%, ठीक है, कितना हुआ? 5,000 रुपये। केवल 5,000 रुपये आपको इस सोलर सिस्टम को ख़रीदने में देने होंगे, बाकी का आप लोन के लिए
बाकी आप लोन से चुका सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का सिस्टम है, 5% यानी कि 5,000 रुपये आपने दिए हैं अपने से और बाकी आपने 95,000 रुपये लोन ले लिए, तो ये मतलब है इसका 5% मार्जिन मनी का। वहीं अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा और 10 किलोवाट तक का आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सेम कंडीशन रहेगी, बस आंकड़े चेंज हो जाएंगे। आपको 6 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं, वही 5% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट के साथ। 8.3% से लेकर 10.25% तक का इंटरेस्ट देना होगा पर एनम, और कोलेटरल फ्री रहेगा और कोई भी कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 10 साल तक का ये लोन रहेगा। वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द गोएम विनमूल्य विजन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गोवा? गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई गोएम विनमूल्य विजन महल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इनहेंस सोलर रूफटॉप कैपेसिटी। आपको जानना चाहिए कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने गोएम विनामूल्य विजन इसको लॉन्च किया है। ये एक इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्ती बिल योजना से संबंधित। दिस न्यू स्कीम इज डिजाइन टू इनहेंस सोलर रूफटॉप कैपेसिटी एंड empower residential households in गोवा टू जनरेट देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। गोवा की बात करते हैं, कैपिटल पणजी है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट? कौन सा शहर भारत के पहले रात्रि स्ट्रीट रेसिंग कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन भी चेन्नई है। आपको जानना चाहिए इंडियन रेसिंग फेस्टिवल ये अब नाइट रेस ऑर्गेनाइज करने वाला है चेन्नई फॉर्मूला रेसिंग सर्किट में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। तो ये फर्स्ट नाइट रेस होने वाली है स्ट्रीट सर्किट में भारत में। चेन्नई फॉर्मूला रेसिंग सर्किट 3.5 किलोमीटर्स लॉन्ग है। जो ये IRF इंडियन रेसिंग फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉलेट लॉन्च्ड बाय NPCI फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कमिंग टू इंडिया? भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए NPCI द्वारा लॉन्च किए गए वॉलेट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, वन वर्ड UPI वॉलेट। आपको जानना चाहिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने वन वर्ड UPI वॉलेट अनाउंस किया है जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं भारत आ रहे हैं उनके लिए। तो इस वॉलेट में ये सुविधा रहेगी कि आप जो बाहर से विदेशी भारत आ रहे हैं वो UPI पेमेंट्स कर सकते हैं, उन्हें इंडियन सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंडियन बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, केवल ये जो टेक्नोलॉजी है ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है। सबसे पहले इस वन वर्ड UPI वॉलेट का 2023 में लॉन्च किया था G20 इंडिया समिट के दौरान, जब विदेशी भारत आए थे ताकि वो पेमेंट कर सके। अब इसको ऑल इंडिया रोल आउट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जो सर्विस है ये NPCI के जो पार्टनर्स हैं जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, ट्रांसकोप, इनके द्वारा दी जा रही है। इंटरेस्टेड ट्रैवलर्स कैन गेट ऑन बोर्ड द सर्विस फ्रॉम सेलेक्टेड एयरपोर्ट्स एंड मर्चेंट स्टोर्स। Which company has joined hands with Tata Power Renewable Energy Limited to solarize government buildings? किस कंपनी ने सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा संपन्न करने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, NHPC। आपको जानना चाहिए PSU जो है NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को फुली सोलराइज किया जा सके। This landmark collaboration initiate an ambitious project aimed at securing 100% solar coverage for these structures through rooftop solar projects, often referred to as RTS project। RTS project भी इनको कहते हैं। और जितना भी सोलर का कार्य चल रहा है, आप कई स्कीम्स देखते हैं, सब PM सूर्य घर योजना के तहत हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण स्कीम है। बार बार आप देख रहे हैं कि आ रही है क्वेश्चन में, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए इस स्कीम को अच्छे से पढ़ के जाना, PM सूर्य घर योजना। Which company has signed MOU with the Maharashtra State Government for a greenfield project? किस कंपनी ने ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, टोयोटा किर्लोस्कर। टोयोटा किर्लोस्कर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कि छत्रपति संभाजी नगर में आएगा, यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी टोयोटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी। The manufacturing plant aims to produce 4 lakhs cars annually, 4 लाख कार्स एनुअली यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी। Which institution signed a $200 million loan agreement with the government of India for solid waste management in 100 cities? किस संस्थान ने 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, ADB।
आपको जाना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने $200 मिलियन यानी कि 1700 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट, जिसके तहत 8 राज्यों के 100 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर साइन किया गया है, इसमें जूही मुखर्जी जो कि स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और मियो ओका जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया रेजिडेंट मिशन, इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है, लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। वेयर वॉज द हमास चीफ इस्माइल हनीय किल्ड? हमास प्रमुख इस्माइल हनीय कहाँ मारा गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, ईरान। आपको जानना चाहिए हमास लीडर इस्माइल हनीय, इसकी हत्या कर दी गई है ईरान में 2017 से और अब तक एसेसिनेशन तक। ये कतर में ही रहा करता था, आपको जानना चाहिए। और एक्चुअली ये ईरान के दौरे पर था जब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियन का जो टर्म है ये पहला ही दिन था, शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं तो पहला ही दिन था, तो उसी टाइम जो है इनको असैसिनेट कर दिया गया। हमास की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है, ठीक है, वो है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। ये एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल ऑक्यूपाइड गाजा स्ट्रिप कंट्रोल करती है 2007 से ही। और हमास की स्थापना पैलेस्टीनियन इमाम एंड एक्टिविस्ट अहमद यासीन द्वारा 1987 में की गई थी। व्हाट इज़ द प्रेवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट POU in India according to the State of Food Security and Nutrition in the World रिपोर्ट? विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्प पोषण की व्यापकता क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 13.7%। आपको जानना चाहिए भारत में जो हंगर की स्थिति है, अगर उसे हम प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट के तौर पर देखें, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो जारी किया गया है, तो भारत में जो हंगर है 16.6% पहले होती थी। पॉपुलेशन के 16.6% जो हंगरी रहता था 2020 से 2022 तक, ये 2021 से 2023 के बीच में 13.7% बचा है। ठीक है, तो ऐसा लेटेस्ट स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि 39.3 मिलियन पीपल जो है अंडर नरिशमेंट से बाहर आ चुके हैं, कुपोषण से बाहर आ चुके हैं इस 2021 से 2023 के पीरियड में। तो ये रिपोर्ट हाल ही में अनाउंस की गई है 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जो कि दिल्ली में हुई है। व्हाट इज द न्यू GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉर द करंट फिस्कल ईयर? चालू वित्त वर्ष के लिए इंडिया रेटिंग के अनुसार भारत की नई GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी 7.5%। आपको जानना चाहिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिस्कल के लिए उसको बढ़ा दिया है, 7.5% कर दिया है। पहले इन्होंने 7.1% बताया था। तो RBI की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है फिस्कल 25 के लिए वो 7.2% है, उससे ज़्यादा बताई है इंडिया रेटिंग्स ने। फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी 6.5 से 7% बताया गया है, तो उससे भी ज़्यादा बताई है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। Anshuman Gaikwad, who passed away recently, was primarily known for his career in which sport? अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल में अपने करियर के लिए जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रिकेट। आपको जानना चाहिए फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़, इनका कैंसर के कारण हाल ही में निधन हो गया है। ये 71 साल के थे। आपको बता दें इंडिया के लिए इन्होंने 40 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं। ये उस भारतीय टीम के कोच भी थे जिसने साल 2000 में आयोजित ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था। आपको बता दें इनका निकनेम भी रहा है द ग्रेट वॉल। जून 2018 में इन्हें CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ, जो कि BCCI द्वारा किसी भी फॉर्मर प्लेयर को दिए जाने वाला हाईएस्ट सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर है। 2 ऑबिचुरी और देखेंगे। भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी 83 की एज में निधन हो गया। आपको बता दें 28 साल की एज में 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला, साल 2001 में पद्म भूषण मिला और साल 2016 में पद्म विभूषण इन्हें मिला है। साथ ही 1977 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। BJP लीडर और फॉर्मर नीलगिरीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट M मास्टर मथन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया 91 की एज में। आपको बता दें 2 टर्म के लिए MP चुने गए हैं, 1998 से 1999 और 1999 से 2004 के बीच। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद का अगला अध्यक्ष कौन होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहसिन नकवी।
आपको जानना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनक्यूबमेंट चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के और इस साल के अंत में इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। आपको बता दें बीसीसीआई सेक्रेटरी जे शाह फिलहाल एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और इस साल जनवरी में इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। तो लगातार 3 बार ये इस पद पर रह चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स कोलंबो श्रीलंका में है। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जो है पाकिस्तान का टूर नहीं किया है 2008 से ही। ये इस आर्टिकल में था एक जगह, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। 2008 में लास्ट बार भारत ने जो है पाकिस्तान को विज़िट किया था, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी ना, तो उसमें अभी ये डाउट बना हुआ है कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर भारत के मैच कहीं और पर आयोजित किए जाएंगे। GRI has achieved which of the following accomplishments? GRI ने निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्विमिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। आपको जानना चाहिए GRI जो कि 16 साल की एक गर्ल हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इन्हें, ये यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है। आपको बता दें ये इनकी सोलो स्विम रही है, अकेले इन्होंने एक कारनामा किया है। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की है। आपको बता दें जब से इंग्लिश चैनल स्विमिंग के लिए ओपन किया गया है 150 साल से, तब से ये जिया जो है फर्स्ट गर्ल बनी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है। आपको बता दें एबॉट्स क्लिफ इंग्लैंड से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और पीटी डे ला कोर्टे डून फ्रांस में अपनी स्विम जर्नी इनकी एंड हुई। इंग्लिश चैनल की बात करें, एक अटलांटिक ओशन की ही शाखा है और सदर्न इंग्लैंड को नदर्न फ्रांस से सेपरेट करता है। बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है पूरे वर्ल्ड में, लगभग 560 किलोमीटर लॉन्ग है। एट विच इवेंट डिड कुश मैनी विन हिज मेडन फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस? कुश मैनी ने किस प्रतियोगिता में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हंगेरियन ग्रां प्री। आपको जानना चाहिए भारत के कुश मैनी, इन्होंने फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है, पहली बार जीती है इन्होंने। कहाँ पर? हंगेरियन ग्रां प्री में। इनिशियल विनर रिचर्ड वर्सूर थे, हालांकि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था टेक्निकल इन्फ्रिंजमेंट के कारण, इसलिए कुश मैनी को विजेता घोषित किया गया। ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जिहान दारूवाला के बाद जिन्होंने अचीवमेंट प्राप्त की है। अंडर विच कंट्रीज प्रेसिडेंसी वॉज द 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रशिया। आपको जानना चाहिए कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील परथवाल, इन्होंने रशियन फेडरेशन की प्रेसिडेंसी में आयोजित 14th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया है। जो इस साल ब्रिक्स होने वाली है रशिया में, उसका थीम रहेगा स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात शामिल हैं। फाउंडिंग कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, चाइना और इंडिया हैं। इन्होंने फर्स्ट समिट येकातेरिनबर्ग में साल 2009 में आयोजित की थी। उसके बाद 1 साल बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया और 1 जनवरी 2024 से ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू बिल्ड द हुमायूंस टॉम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम? हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट संगन म्यूजियम हुमायूं टॉम्ब वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम को हुमायूं टॉम्ब, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है न्यू दिल्ली में, यहाँ पर इनोग्रेट किया है। ये जो म्यूजियम है ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन की गई है और इसको आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलकर बनाया गया है। हुमायूं टॉम्ब की अगर हम बात करें तो ये मुगल एम्परर हुमायूं, जिनका नाम मिर्ज़ा नासिर अल-दीन मोहम्मद है, तो इनकी टॉम्ब है दिल्ली में और इसको कमीशन किया गया था हुमायूं की फर्स्ट वाइफ एंड चीफ कंसोर्ट एम्प्रेस बेगा बेगम के द्वारा 1558 में। हाउ मैनी PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि PM मित्रा पार्क्स आर अप्रूव्ड
टू बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 7। आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट ने हाल ही में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क सेट करने की मंजूरी दे दी है ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के तौर पर, जिसमें कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट विरुद्धनगर तमिलनाडु भी शामिल है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी 4,445 करोड़ 2027-28 तक। आपको बता दें ये पार्क्स तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सेटअप की जाएंगी। ये जानकारी हाल ही में मिनिस्टर द्वारा दी गई है संसद में। हालांकि इनकी अप्रूवमेंट पहले हो चुकी थी पर फिर से चर्चा में थे क्योंकि संसद में इनके बारे में डिस्कशन किया गया, इसलिए न्यूज़ में थे ये। ठीक है, तो पहले भी हम पढ़ चुके होंगे इस करंट अफेयर को साल 2023 में या 22 में पहले के अप्रूव किए हुए हैं। पीएम मित्र स्कीम आपको बता दें 5F विजन से इंस्पायर्ड है, यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। पीएम मित्र पार्क डेवलप किए जाएंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा, जिसे ऑन करेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इनको डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर होगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा और भी जो टेक्सटाइल रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे डिज़ाइन सेंटर्स, टेस्टिंग सेंटर, ये सब इन पार्क्स में स्थापित किए जाएंगे। Which foundation collaborated with National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities for the Mobile Therapy Bus Initiative? मोबाइल थेरेपी बस पहल के लिए किस फाउंडेशन ने राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है दी हंस फाउंडेशन। आपको जानना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के तहत आता है, और हंस फाउंडेशन, इन्होंने मिलकर मोबाइल थेरेपी बस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम एम्स टू एड्रेस द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ 5 मोबाइल थेरेपी बसेज इन नोएडा, गाजियाबाद, कोलकाता और मुंबई। तो इन चारों सिटीज़ में ये मोबाइल थेरेपी बस जो है स्थापित की गई है उन चिल्ड्रन के लिए जो डिसेबल हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं। Which Indian scientist has been admitted as a fellow of the prestigious Royal Society of Chemistry, London, UK? किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके के फेलो के रूप में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सुंदर गोपाल श्रीधर। आपको जानना चाहिए डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, जो कि केमिकल इंजीनियर एंड चीफ साइंटिस्ट हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। इन्हें फेलो के तौर पर एडमिट किया गया है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन यूके में। आपको बता दें जो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। Which organization was awarded the GEEF Global Water Tech Award at the Global Water Tech Summit 2024? ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में किस ऑर्गेनाइजेशन को GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन है सेंट्रल वाटर कमीशन। आपको जानना चाहिए सेंट्रल वाटर कमीशन को GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी में। कहाँ पर? ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन के द्वारा न्यू दिल्ली में। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इसके अध्यक्ष खुशविंदर वोहरा है। Which of the following have signed memorandum of understanding to facilitate capital market access for MSMEs? निम्नलिखित में से किसने MSMEs के लिए पूंजी बाजार पहुंच की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड NSE। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NSE, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो MSMEs हैं डिफेंस सेक्टर से संबंधित उनको कैपिटल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बता दें 5 साल के लिए MOU रहने वाला है। तो इसका मतलब है जो भी MSMEs हैं डिफेंस सेक्टर में वो प्रोडक्टिव कैपिटल रेस कर पाएँ अपने प्लान के लिए जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। और NSE प्लेटफॉर्म NSE इमर्ज के थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स न्यू एंड वायबल ऑप्शंस फॉर रेजिंग इक्विटी कैपिटल फ्रॉम डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। What is the name of the software launched by the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सुविधा सॉफ्टवेयर। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया है अपने एनुअल ऑपरेशनल सी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के दौरान। आपको बता दें सॉफ्टवेयर एक कटिंग एज टूल है
जिसे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। हाउ मैनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ विल बी स्टैब्लिश्ड अंडर द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कितनी परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 3। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत, यूपीडीआईसी के तहत, और ये एमओयू एक्सचेंज किया गया है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत, DTIS। आपको जानना चाहिए इस एमओयू के तहत एक फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित की जाएगी, वो मैकेनिकल एंड मटेरियल डोमेन से संबंधित होगी। 2 फैसिलिटी कानपुर में स्टैब्लिश की जाएगी, एक तो अनमैन्ड एरियल सिस्टम संबंधित होगी और दूसरी होगी कम्युनिकेशन डोमेन से संबंधित। जो ये DTIS है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मई 2020 में लॉन्च किया गया था 400 करोड़ रुपए की लागत के साथ। इसके तहत प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिजिनियस डिफेंस प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ स्थापित की जाएंगी राज्यों में। DTIS provides up to 75% government funding as grants in aid, with the remaining 25% funded by special purpose vehicle comprising Indian private entities and state central governments। अच्छा, आप स्पेशल पर्पस व्हीकल कई बार टर्म सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि किसी कंपनी द्वारा किसी खास पर्पस के लिए एक नई कंपनी बनाना। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो हाईवेज़ बनाना चाहती है, तो हाईवेज़ के लिए, हालांकि उसका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, उसका काम कुछ और है, पर वो हाईवेज़ बनाना चाहती है, तो हाईवेज़ के लिए वो एक अलग कंपनी स्थापित करेगी, ताकि मान लीजिए अगर उस कंपनी में कोई घाटा हो जाए या फिर वो ना चल पाए, तो उसका असर जो मेन कंपनी है उस पर ना पड़े। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑयल कंपनी है, वो हाईवेज़ बनाना चाहती है, हाईवे के क्षेत्र में उतरना चाहती है, तो उसने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया। अब उससे क्या हुआ, एक कंपनी बना ली, उस कंपनी ने रेस की कैपिटल, जब कैपिटल उसने उठाई इक्विटी के माध्यम से या फिर डेट के माध्यम से, उसके बाद उसने अपना प्रोजेक्ट चालू किया। ठीक है, मान लीजिए उसे घाटा हो गया, तो जो पेरेंट कंपनी है, जो ऑयल कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई उसका असर ना पड़े उस बिजनेस का, तो इसलिए वो अलग कंपनी बनाई गई थी। अब जो भी असर पड़ेगा वो उस कंपनी पर पड़ेगा जो अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया था या फिर जो कंपनी बनाई गई थी। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कोई कंपनी बनाना किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। India and which country have collaborated to develop the National Maritime Heritage Complex in Lothal, गुजरात? भारत और किस देश ने लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, वियतनाम है। आपको जानना चाहिए भारत और वियतनाम ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए कहाँ पर, लोथल, गुजरात में सहयोग किया है। द NMSC विल सर्व एज अ हब फॉर कल्चर एक्सचेंज, रिसर्च एंड लर्निंग with a strong emphasis on educational programs and exhibitions। तो ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम्स, एग्जीबिशंस, ये सभी स्थापित किए जाएंगे या फिर यहाँ पर चालू किए जाएंगे। द कॉम्प्लेक्स विल emphasize the historical and cultural ties between India and Vietnam, highlighting the closeness and longevity of their shared maritime history। Where was the first batch of the HP Future Impact Leader IICA Certified Environmental Social Governance ESG professional program launched? HP Future Impact Leader IICA Certified Environmental Social Governance प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला बैच कहाँ पर लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन भी है, मानेसर। देखिए, बैंक के एग्जाम में जो ESG है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इस तरह से क्वेश्चन में भी कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जुड़ी रहती हैं, उन्हें आप मिस ना करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने HP इंडिया के साथ मिलकर मानेसर, गुरुग्राम में HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर IICA सर्टिफाइड इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रोफेशनल प्रोग्राम का पहला बैच लॉन्च किया है। द इवेंट मार्क्ड अ पाइवटल स्टेप टुवर्ड्स कल्टिवेटिंग लीडर्स टू ड्राइव सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस टू बेंचमार्क द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप इन इंडिया। IIC की बात करें तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है। जो भी सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस कैडर में, तो उन सभी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। विच 2 countries आर इन्वॉल्व इन द 123 एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन? हाल ही में हस्ताक्षरित परमाणु सहयोग पर 123 समझौता में कौन से 2 देश शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, सिंगापुर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जाना चाहिए सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने 30 साल का एक 123 एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन साइन किया है, जिसके तहत जो सिंगापुर है वो लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानेगा, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जानेगा अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसके तहत सिंगापुर
जो है न्यूक्लियर पावर को भी यूज़ करने की और एक कदम बढ़ा रहा है क्लीन एनर्जी सोर्स के तौर पर। देखिए यूएस ने इस तरह के 14 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, और इसके तहत जो अमेरिका है वो न्यूक्लियर मटेरियल या फिर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है जिस कंपनी के साथ भी या जिस देश के साथ भी ये 1 to 3 एग्रीमेंट और न्यूक्लियर कोऑपरेशन वो साइन करता है। जनरली यूएस फर्म तभी किसी को न्यूक्लियर इक्विपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जब यूएस किसी देश के साथ ये 1 to 3 एग्रीमेंट साइन कर ले। व्हेन इज़ द हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अगस्त 6। आपको जानना चाहिए 6 अगस्त 1945 की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। US B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे जिसे उड़ा रहे थे पॉल टिबेट्स, इन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया जिसका नाम लिटिल बॉय था। कहाँ पर किया? हिरोशिमा जापान पर, जिसके कारण 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें 78 साल हो गए हैं इस घटना को, और हम तब से लेकर अब तक 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते आ रहे हैं इनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस टेनिस सिंगल्स एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष टेनिस एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नोवाक जोकोविच। आपको जानना चाहिए नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस टेनिस सिंगल्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। 37 साल के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया है। आपको जानना चाहिए इसी के साथ ही ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन बन गए हैं टेनिस में, और ये इनका 5th ओलंपिक था। इससे पहले 4 ओलंपिक इन्होंने खेले हैं पर उसमें सफलता नहीं मिल पाई, बीजिंग, लंदन, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो ओलंपिक्स में। इसी तरह अपना गोल्डन स्लैम पूरा करते हैं, यानी कि इन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम तो जीते हुए ही हैं सभी, और ओलंपिक गोल्ड भी जीत लिया है। ऐसा कारनामा इनसे पहले स्टेफी ग्राफ, एंड्रे अगासी, सेरेना विलियम्स और राफेल नडाल ही कर पाए हैं। विंबलडन 2024 हुआ था अभी हाल ही में, और उसमें भी इन दोनों ही जोड़ियों ने फाइनल खेला था, पर उसमें रिजल्ट रिवर्स था। डोकोविच को हार का सामना करना पड़ा था कार्लोस अल्कराज के हाथों। आपको बता दें जो डोकोविच हैं ये 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। डोकोविच इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्लेयर हैं टेनिस हिस्ट्री में जो एक ही साल में 4 जो ग्रैंड स्लैम हैं उनके विनर रहे हैं एक ही बारी में। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB? राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे घोषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, संजय शुक्ला। आपको जानना चाहिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने संजय शुक्ला को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और ये अपना पदभार संभाल चुके हैं। आपको बता दें नेशनल हाउसिंग बैंक ज्वाइन करने से पहले ये सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। आपको ये भी जानना चाहिए कि अप्रैल के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि इसने नाबार्ड से और नेशनल हाउसिंग बैंक से अपने एंटायर स्टेक बेच दिए हैं। तो नाबार्ड में जो स्टेक थे इसके 20 करोड़ रुपए के वो बेच दिए, नेशनल हाउसिंग बैंक में 1450 करोड़ रुपए के स्टेक बेच दिए। इसी के साथ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% स्टेक होल्डर है नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक में। CH Technologies Limited, recently hit by ransomware, is a joint venture between which two companies? हाल ही में ransomware की चपेट में आई CH Technologies Limited किन 2 कंपनियों का संयुक्त उद्यम है? सही आंसर ऑप्शन ए है, TCS एंड SBI। आपको जानना चाहिए हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने इन्फॉर्म किया है कि CH Technologies Limited जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, इसे रैंसमवेयर अटैक का सामना करना पड़ा है। रैंसमवेयर मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को सीज कर लेते हैं, उसके बदले आपसे फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। इसके कारण, इस अटैक के कारण 150 से 200 कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs इम्पैक्ट हुए हैं। CH की अगर हम बात करते हैं, ये जॉइंट वेंचर है टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज लिमिटेड TCS और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। What rank did India hold among the world's largest exporters of agricultural products in 2023? 2023 में कृषि उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े निर्यातकों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 8th। आपको जानना चाहिए भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है
वो 2022 में 55 बिलियन यूएस डॉलर था और ये घटकर 2023 में 51 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। तब भी भारत वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। आपको बता दें जो टॉप 10 में जो 7 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उनके एक्सपोर्टिंग में भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, ऐसा कहा है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। हाँ, तो आपको बता दें इस लिस्ट में टॉप पर यूरोपियन यूनियन है, यानी कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर ब्राज़ील है, फिर चाइना है 4th नंबर पर। उसके बाद फिर कनाडा, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स, राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर ऑप्शन भी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हाल ही में कंक्लूड हुई है राष्ट्रपति भवन में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की है। जितने भी गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट किया। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ नीति आयोग, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। विच इनकम कैटेगरी डिड बुल्गारिया, पालाऊ एंड रशिया मूव टू? वर्ल्ड बैंक द्वारा बुल्गारिया, पालाऊ और रूस किस आय श्रेणी में रखे गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है हाई इनकम। आपको जानना चाहिए 3 कंट्रीज, बुल्गारिया, पालाऊ और रशिया, ये अपर मिडिल इनकम ग्रुप से ऊपर जाकर हाई इनकम कैटेगरी में कर दिए गए हैं। आपको बता दें अल्जीरिया, ईरान, मंगोलिया और यूक्रेन, ये लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में चले गए हैं। लेकिन जो वेस्ट बंगाल एंड गाजा है, इसको अपर मिडिल इनकम कैटेगरी से लोअर मिडिल इनकम में जो है डाल दिया, इसको डिमोट किया गया है, बल्कि ऊपर के जो ये 2 हैं इनको प्रमोट किया गया है। तो ये सब किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उनको 4 इनकम ग्रुप में बांट के रखता है। लो इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हर साल जुलाई 1 को अपडेट होती है। GNI पर कैपिटा के हिसाब से कंट्रीज़ को रखा जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स में GNI को जो है मेज़र किया जाता है, ये एक्सप्रेस किया जाता है एटलस मेथड के द्वारा। और ये जो कैटेगराइजेशन है 1989 से इस तरह से चलता आ रहा है। आपको ये जानना चाहिए भारत लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी में आता है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 4 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर, क्योंकि RBI के जो डायरेक्शंस हैं एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस UCBs, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, इनका अनुपालन नहीं किया गया। RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अलीबाग कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर। इन्होंने भी जो RBI के डायरेक्शंस है मैनेजमेंट ऑफ एडवांसेस UCBs से संबंधित, इनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 2.08 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री कृष्णा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उमरेर महाराष्ट्र पर। इन्होंने भी RBI के जो डायरेक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड, इनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नागनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हिंगोली महाराष्ट्र पर। विच कंट्री होस्टेड इंडस्ट्री मीट शिनचुन 2024? किस देश ने उद्योग सम्मेलन शिनचुन 2024 की मेजबानी की है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया। आपको जानना चाहिए ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि THSTI, जो कि एक इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के तहत, इसने एक इंडस्ट्री मीट जिसका नाम शिनचुन 2024 है, SYNCHN फुल फॉर्म इसकी होगी सिनर्जी इन साइंस बिल्ड थ्रू एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर हाई क्वालिटी डेटा एंड एक्सपर्टीज एंड NCR बायोटेक क्लस्टर, इसको अपने फरीदाबाद कैंपस में आयोजित किया है। दिस इवेंट ब्रॉट टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम स्टार्टअप्स, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज एंड पॉलिसी मेकर्स। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, इसने क्या किया हुआ है कि 13 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को सबस्यूम करके एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई हुई है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल यानी कि ब्रिक। व्हाट वाज द GST कलेक्शन इन जुलाई 2024? जुलाई 2024 में GST संग्रह कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 1,82,075 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए जो GST कलेक्शन है जुलाई में ये 10.3% बढ़कर 1.82 ट्रिलियन रुपीज़ या फिर 1,82,075 करोड़ रुपए रहा है।
और जो गुड्स एंड सर्विसेज में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हुई है उसके कारण बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है जो कि जीएसटी में रिकॉर्ड किया गया है। जब से जीएसटी 7 साल पहले से लागू किया गया 1 जुलाई 2017 के बाद से ये थर्ड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है। आपको बता दें अब तक इस फिस्कल ईयर में अप्रैल से जुलाई तक जो कलेक्शन है वो 10.2% बढ़कर 7.39 ट्रिलियन रुपीज़ हो चुका है। अगर हम फाइनेंशियल 2023-24 की बात करें तो जो टोटल ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन रहा है वो 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा, यानी कि 2022-23 से 11.7% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। जो एवरेज मंथली कलेक्शन रहा फिस्कल ईयर का मार्च 2024 में जब एंड हुआ तो 1.68 लाख करोड़ रुपीज़ था। अप्रैल 2024 में हाईएस्ट कलेक्शन देखने को मिला जीएसटी का 2.10 लाख करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद फिर मई में 1.73 लाख करोड़, फिर जून में देखा हमने 1.74 लाख करोड़ रुपीज़ का। विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU फॉर डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस विद SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी नागालैंड है। आपको जाना चाहिए नागालैंड गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन से संबंधित है। नागालैंड की बात करते हैं, इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसे फाल्गन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया SSC में। कैपिटल इसकी कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेपियर रियो है, गवर्नर ला गणेशन है। What is the amount of the penalty imposed by IRDAI on HDFC लाइफ इंश्योरेंस? IRDAI ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर कितना जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन भी है 2 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर क्योंकि इसने नॉर्म्स को वायलेट किया है। द रेगुलेटर साइटेड वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स रिलेटेड टू पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, वेब एग्रीगेटर्स एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगर HDFC लाइफ इंश्योरेंस को कोई दिक्कत है इस जुर्माने से तो वो सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है। आपको बता दें सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल एक इंडियन स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी है। जो भी फाइन लगाया जाता है SEBI, PFRDA या फिर IRDA द्वारा, तो इनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं इस सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इसकी जो बेंच है वो मुंबई में है। Who was the only judge to dissent in the recent judgment of the Supreme Court on sub-categorization of reserved categories? आरक्षित श्रेणियों के उप वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर असहमति जताने वाले एकमात्र न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए है जस्टिस बेला त्रिवेदी। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जजमेंट को रिव्यू किया है और ये डिसीजन दिया है कि स्टेट्स जो कैटेगरी ग्रुप्स हैं जैसे शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके अंदर भी आरक्षण दे सकते हैं, मतलब सब कैटेगराइज कर सकते हैं रिजर्वेशन को। जैसे SCs में STs में अलग अलग जातियाँ आती हैं तो उनको भी आप अलग से आरक्षण दे सकते हैं SC कैटेगरी में। ठीक है, मान लीजिए उनको लगता है कि SC में जो जातियाँ आती हैं, ठीक है, कोई कास्ट है SC में 2-3 कास्ट है, उनको लगता है कि ये वाली कास्ट काफ़ी पिछड़ी है तो SC के अंदर ही SC का जो रिजर्वेशन है उसी के अंदर उस कास्ट को थोड़ा ज़्यादा कोटा दे दिया इस तरह से। तो 6-1 की मेजॉरिटी से ये जजमेंट आया है। और आपको बता दें इस जजमेंट ने 2004 का जो रूलिंग था EV चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको बदला है। तो ये जो 6 की मेजॉरिटी है इसमें 5 तो फेवर में थे सब क्लासिफिकेशन के, लेकिन 1 फेवर में नहीं थे, ये है जस्टिस बेला त्रिवेदी। आपको बता दें कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम अलाउ करते हैं कि SCs और STs को सब क्लासीफाई कर सकते हैं बैकवर्डनेस के हिसाब से, पर जो भी 15% रिजर्वेशन कोटा है उसी के तहत ये सब किया जाएगा। आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट SC कास्ट, रेसेस एंड ट्राइब्स इन सभी को लिस्ट कर सकती हैं। बाकी आपको जाना चाहिए इस जजमेंट के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था 1975 में कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें हम 2 कैटेगरीज में उसको रिजर्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। जो 25% रिजर्वेशन है तो आधा रिजर्वेशन तो वाल्मीकि कम्युनिटी और मजहबी सिक्स को जाएगा, बाकी जो आधा रिजर्वेशन है वो शेड्यूल्ड कास्ट को जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया EV चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 में। उन्होंने कहा ये सब क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा। तो अब जो ये फैसला आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो ये EV चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 2004 का जो रूलिंग है उसको पलट दिया है।
कहा है कि सब क्लासीफाई आप कर सकते हैं। What was the total amount charged by 11 public sector banks for non-maintenance of minimum balance in fiscal 2024? फिजिकल 2024 में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने के लिए 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली गई कुल राशि कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2331 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर इन्होंने 2331 करोड़ रुपए हड़पे हैं जो कस्टमर होता है उनसे, क्योंकि उन्होंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा है। तो फिजिकल 2023 में ये 1855 करोड़ थे, ठीक है, और अब कितने हो गए? 2331 करोड़ रुपए। तो लगभग आप कह सकते हैं 25.63% का राइज देखने के लिए मिला है। दिस बैंक कलेक्टेड 5614 करोड़ फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स फॉर नॉट मेंटेनिंग द मिनिमम बैलेंस इन द लास्ट 3 ईयर्स। SBI ने फिजिकल 2020 से पेनल्टी लगानी मना कर दी थी कि अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है तो हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक इस मामले में सबसे आगे, उन्होंने 633 करोड़ रुपए हड़पे हैं यहाँ पर कस्टमर से। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 386 करोड़, फिर इंडियन बैंक ने 369 करोड़। कुछ बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के तहत फ्री ऑफ चार्ज, जिसके लिए कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखने की ज़रूरत होती है। जैसे आप इसके तहत ही वो भी आता है कि आप 4 विड्रॉल्स कर सकते हैं 1 महीने में ATM से। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन? विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन ए चाइना है। आपको जानना चाहिए चाइना ने वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन फाइबर ट्रेन लॉन्च की है। इसका नाम है सेट्रोवो 1.0 या फिर कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट। तो जो सैंडोंग प्रोविंस का क्विंगटाओ है यहाँ पर इसको अनवेल किया गया है, और ये 80 किलोमीटर्स पर आवर की ज़्यादा स्पीड देती है जो चाइनीज़ मेट्रो ट्रेन है उनसे, क्योंकि जो कार्बन फाइबर होता है वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है स्टील से और 75% लाइटर होता है स्टील से। कार्बन फाइबर जो है एयरप्लेन्स में यूज़ किया जाता है। हु विल बी द सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस? अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला। आपको जानना चाहिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये फर्स्ट इंडियन होंगे पिछले 40 सालों में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नामित किए गए हैं कि ये स्पेस में जाएंगे एस्ट्रोनॉट के तौर पर इसरो नासा मिशन के तहत, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। तो पिछले 40 साल में कोई इंडियन नहीं गए हैं, अब ये दूसरे इंडियन बनने वाले हैं। आपको बता दें इसरो ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर और शुक्ला जी को सिलेक्ट किया है एक्सियोम 4 मिशन के लिए। तो जो मिस्टर शुक्ला हैं ये तो प्राइम एस्ट्रोनॉट रहेंगे, पर अगर कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इनके बैकअप के लिए जो प्रशांत बालाकृष्णन नायर है इनको भी रखा गया है बैकअप मिशन के लिए। आपको बता दें अब तक केवल एक ही इंडियन है जो स्पेस में गए हैं, राकेश शर्मा। 1984 की बात है जब सोवियत स्पेस क्राफ्ट से गए थे। शुक्ला एंड नायर ये उन 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स में से हैं जिन्हें इंडिया के फर्स्ट मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए चुना गया है, जो कि नेक्स्ट ईयर शेड्यूल्ड है। एक्सियोम 4 ये 4th मिशन है प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के द्वारा नासा के साथ मिलकर जो स्पेस क्राफ्ट है उसको स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। शुक्ला जी के अलावा 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स पोलैंड, हंगरी और यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। एक्सियोम 4 स्पेस क्राफ्ट ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 डेज तक रहेगा। In which year did the government of India designate August 7 as National Handloom Day? भारत सरकार ने किस वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2015। आपको जानना चाहिए साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 7 अगस्त को हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आपको बता दें इस बार 2024 में 10th नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चीफ गेस्ट रहे हैं इस ओकेज़न पर, जगदीप धनखड़। आपको बता दें इस फंक्शन के दौरान संत कबीर अवार्ड्स भी दिए गए हैं और नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स भी दिए गए हैं जो भी हैंडलूम वीवर्स हैं उन्हें उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए हैंडलूम सेक्टर में। साथ ही एक अवार्ड कैटलॉग एंड कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, परंपरा सस्टेनेबिलिटी इन हैंडलूम ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। आपको बता दें जो फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे है ये 7 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में इनॉग्रेट किया गया था।
7 अगस्त ही क्यों चुना गया नेशनल हैंडलूम डे के लिए? क्योंकि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था। विच कंपनी लॉन्च द हाई ऑक्टेन रेसिंग फ्यूल स्टॉर्म एक्स? किस कंपनी ने हाई ऑक्टेन रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको जानना चाहिए पीएसयू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टॉर्म एक्स जो कि एक हाई ऑक्टेन रेसिंग फ्यूल है, रेसिंग कार्स के लिए बनाया गया है, इसे लॉन्च किया है मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान। इसे प्रोड्यूस किया गया है पैरादीप रिफाइनरी उड़ीसा में। आपको बता दें इंडियन ऑयल ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ, जिसके तहत भारतीय मोटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें ऑक्टेन नंबर ये यूनिट होता है कोई भी पेट्रोल है, डीजल है, उसकी इग्निशन क्वालिटी को मेज़र करने के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में इंडियन नेवी के साथ ही पार्टनरशिप की है हाइड्रोजन एंड फ्यूल टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी में। हु वॉज इलेक्टेड एज द फीडे इंडिया जोन प्रेसिडेंट? फीडे इंडिया जोन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है संजय कपूर। आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट संजय कपूर, इन्हें यूनानिमसली फीडे इंडिया जोन प्रेसिडेंट चुना गया है 4 साल के लिए। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन या फिर फीडे या फाइड जो भी आप कहना चाहें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में स्थित। इसका मोटो है वी आर वन फैमिली। फीडे के प्रेसिडेंट एरकैडी ड्वोरकोविच है और डिप्टी प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद है। गला थोड़ा सा खराब चल रहा है आजकल। हु इज़ द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है काबिलन साई अशोक। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक जो कि सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, ये यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बन गए हैं बॉक्सिंग में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में। 2024 समर ओलंपिक्स या फिर आप कहें 33वें ओलंपिक्स 24 जुलाई से 11 अगस्त तक चल रहे हैं फ्रांस में। पेरिस इसकी होस्ट सिटी है। आपको बता दें पेरिस इससे पहले 1900 और 1924 में भी होस्ट कर चुका है समर ओलंपिक्स को। इस तरह से ये लंदन के बाद सेकंड सिटी बन गया है जिसने समर ओलंपिक्स 3 बार होस्ट किए हैं। आपको बता दें लंदन ये होस्ट कर चुके हैं समर ओलंपिक्स को 1908 में, 48 में और 2012 में। पेरिस 2024 में ब्रेक डांसिंग का डेब्यू रहा है ओलंपिक स्पोर्ट के लिए। हु वॉज कन्फर्ड द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड फॉर 2024? 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है वी वेदाचलम। देखिए वी वेदाचलम जो कि एक जाने माने तमिल एपिग्राफर हैं, हिस्टोरियन हैं, इन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 दिया गया है। यह अवार्ड वी वेंकैया के नाम पर रखा गया है जो कि फर्स्ट इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये एक एनुअल अवार्ड है जिसमें जो भी पायनियरिंग एपिग्राफर होते हैं, ठीक है, उनके कार्य को सराहा जाता है किसी भी लैंग्वेज में। तो इस तरह के जो अवार्ड होते हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस तरह के अवार्ड जो है ना छूट जाते हैं हमारे से, क्योंकि हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, इस तरह के अवार्ड आपसे न छूटे। तो नाम याद रखिएगा, वी वेदाचलम। तो जाने माने तमिल एपिग्राफर हैं और हिस्टोरियन हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which IIT awarded Sundar Pichai the CEO of Alphabet an honorary Doctor of Science degree? किस IIT ने अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। आपको जानना चाहिए IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई जो कि CEO अल्फ़ाबेट के, इन्हें ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित किया है और सुंदर पिचाई को रिकॉग्नाइज किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी में और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस में।
The award acknowledges Pichai's impact on technology and his role in advancing the tech industry globally. Which position did India secure at the 54th International Physics Olympiad 2024 held in Iran? ईरान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4th। आपको जाना चाहिए जो 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 हुआ है, ये इस्फहान ईरान में हुआ है। यहाँ पर भारत की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 5 इंडियन पार्टिसिपेंट ने मेडल्स प्राप्त किए हैं, 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल। अगर हम कंट्री वाइज मेडल टैली की बात करें तो भारत चौथी पोजीशन पर रहा है वियतनाम के साथ, पहली पोजीशन पर चाइना रहा, उसके बाद फिर रशिया दूसरे नंबर पर, रोमानिया तीसरे नंबर पर रहा है। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद टेक फर्म GoQI लॉन्च्ड स्मार्ट वॉच फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? टेक फर्म GoQI के साथ साझेदारी में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए स्मार्ट वॉच लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने टेक फर्म GoQI के साथ पार्टनरशिप में स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स जो है अपनी कर सकते हैं और हेल्थ पैरामीटर्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो रुपे ऑन द गो द्वारा ये पावर्ड है और कोटक GoQI स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच इसका नाम है। बिना पिन के आप 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित एक और न्यूज़ आप जानेगा। ग्रैंड थॉर्टन भारत इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। Which edition of India International Hospitality Expo was inaugurated in New Delhi? इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के किस संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 7th। आपको जाना चाहिए 7th इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो इनोग्रेट किया गया है इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ग, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो इस एक्सपो में वियतनाम पार्टनर कंट्री रहा है और हिमाचल प्रदेश फोकस स्टेट रहा है। इसी के साथ साथ कैटरिंग एशिया, टेंट डेकोर एशिया, बायोफेक और आयुर्योग एक्सपो ये सभी भी आयोजित किए गए। Who has become the first female racer to win a race at the Rotex Challenge International Trophy? Rotex Challenge International Trophy में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, अतीका मीर। देखिए, अतीका मीर जो कि 9 ईयर ओल्ड रेसर है, इंडियन ओरिजिन है, श्रीनगर से। इन्होंने इतिहास बनाया है। इन्होंने ले मैंस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट में फर्स्ट फीमेल रेसर बन गई हैं जिन्होंने रेस जीती है, RMCIT रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रॉफी है ये इंटरनेशनल एक रेस होती है कार्ट ड्राइवर्स के लिए, ठीक है, जो कार्ट्स होती हैं ना, छोटी आप समझ सकते हैं रेसिंग कार बच्चों वाली, तो उसमें जीती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मेघालय गवर्नमेंट? मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, हेलो मेघालय। आपको जाना चाहिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा, इन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय, ताकि फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस जो है स्टेट से उनका जो है प्रमोशन हो सके, उन्हें एक अच्छा मंच मिल सके। इस तरह से मेघालय केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया जिसने स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केरल ने मार्च में सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। OTT का मतलब ओवर द टॉप होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से जब आप डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको OTT बोला जाता है। और एक तो ट्रेडिशनल होता है जो टीवी ब्रॉडकास्ट होता है सैटेलाइट केबल बॉक्सेस के द्वारा, ठीक है, वो नहीं, इंटरनेट के जरिए जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मेघालय की बात करें इसे अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं। कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर है CH विजय शंकर। In which state a unique model for TB-free municipalities under the project स्वास्थ्य नगरम has been launched? किस राज्य में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना है। आपको जाना चाहिए तेलंगाना में एक यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपैलिटी लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत हैदराबाद में। तो ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है स्टेट ट्यूबरकुलोसिस सेल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पिरजादीगुड़ा, बोदुपल, पोचरम, ठीक है, और WHO इंडिया, USAID और अदर्स के द्वारा। तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको TB फ्री बनाना इसका मकसद है।
विच स्टेट विल सेट अप अ थिंक टैंक ऑन लाइन्स ऑफ नीति आयोग? कौन सा राज्य नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक्स स्थापित करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। आपको जानना चाहिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने हाल ही में कहा है कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ग्रिड, इसको सेटअप किया जाएगा जैसे नीति आयोग को सेटअप किया गया है। तो एक तरह का पॉलिसी थिंक टैंक होगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का। साथ ही मिस्टर पटेल ने गुजरात एट 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड मैप भी अनवेल किया है, जिसके पिलर्स है अर्निंग वेल, लिविंग वेल। विच एजेंसी हैज़ राइट्स पार्टनर्ड विद टू ऑफर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रोड सेफ्टी असेसमेंट्स? सड़क सुरक्षा मूल्यांकन संबंधित सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए राइट्स ने किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी NHAI है। आपको जानना चाहिए राइट्स ने पार्टनरशिप की है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी रोड सेफ्टी असेसमेंट के लिए। जो हाईवेज हैं, ब्रिजेज हैं, टनल्स, उनमें इंप्लीमेंट की जा सकें एडवाइजरी। राइट्स विल कैरी आउट एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट्स, मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफर क्वालिटी एश्योरेंस एंड अदर रिलेवेंट सर्विसेज। राइट्स ने हाल ही में एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको के साथ टू कैरी आउट अ वाइड रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आइडिया टू कमीशनिंग। राइट्स की बात करें, एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत। वेयर वॉज द वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है दुबई, UAE। आपको जानना चाहिए टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया, इन्होंने वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 माफ़ कीजिएगा, जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 है, इसके दौरान टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है। जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 है, इसको होस्ट किया गया फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी दुबई, UAE में। जो ये टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया है, इसका मकसद है जो भी इंजीनियर्स हैं उनको सपोर्ट करना और इनके लिए कई तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जैसे वेबिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस, ये सभी आयोजित किए जा रहे हैं। इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड इंजीनियर्स विद द रिसोर्सेज, नॉलेज एंड नेटवर्क नीडेड टू एक्सेल इन देयर कैरियर्स एंड ड्राइव टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। What authority granted permissions for the prototype fast breeder reactor at कलपक्कम? कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए किस प्राधिकरण ने अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB। इंडिया की जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इन्होंने परमिशन प्रोवाइड की दी है कि जो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में, इसको आप एडवांस स्टेज में ले जा सकते हैं और पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वो क्या करता है, जितना फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा जो है वो आउटपुट देता है, तो उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो अब मंजूरी मिल चुकी है तो इसमें फ्यूल लोडिंग की जा सकती है और कंट्रोल चैनल रिएक्शन शुरू की जा सकती है। तो इसमें एक टर्म आती है क्रिटिकलिटी न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो जब इसमें न्यूक्लियर चैन होती है, ठीक है, या कंट्रोल चैन रिएक्शन, जब वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लेती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कहीं पर लकड़ी डालकर आग जलाई किसी तसले में, तो आपने उसमें इनफ ईंधन डाल दिया, इनफ लकड़ी आपने उसमें डाल दी कि वो कई घंटे तक चलती रहे, ठीक है, आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसमें फ्लेम जल रही है वो भी स्टेबल रहे क्योंकि आपने पर्याप्त ईंधन उसमें डाला हुआ है, तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकलिटी। अब उसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने पर्याप्त ईंधन डाला हुआ है कि जो चैन रिएक्शन है वो कंट्रोल रहे, ठीक है, स्टेबल रहे। विच कंपनी एक्वायर्ड भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स? किस कंपनी ने भारत सीरम एंड वैक्सीन का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन बी मैनकाइंड फार्मा। आपको जानना चाहिए मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स को एक्वायर किया है एडवेंट इंटरनेशनल से 13,630 करोड़ रुपए में। और कुछ एक्विजिशन देख लेते हैं। एक्सेंचर ने इटली के फाइबर माइंड को एक्वायर किया है। गुजरात बेस्ड इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, इसने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये रेडिफ.com इंडिया लिमिटेड में 54% स्टेक एक्वायर करेगा।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का अपने मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप करें या फिर कॉल कर सकते हैं इस कस्टमर केयर नंबर पर 8448169188। कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर से। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।